हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, जो कि आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के क्रैश कोर्स से रिलेटेड है। उसी सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऑर्गन्स बच गए थे। मोस्टली जो 4-5 ऑर्गन है वो बचे हुए, उनको इसी क्लास में डिस्कस करते हैं, और आगे के जो नेक्स्ट जो चैप्टर है अपने, वो उनको हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट फंक्शन पढ़ लिए थे पेनक्रियाज तक। पेनक्रियाज तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली वहाँ से उसका आंसर जरूर आपको आंसर करके दूंगा। लास्ट टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या रहेगा, उसमें ये रहेगा हम जो बचे हुए रिमेनिंग ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ मैं अगर आप लोगों से, स्मॉल इंटेस्टाइन 9 नंबर पे रहेगा अपना। ये 9 नंबर पे हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखो स्टूडेंट्स क्या क्या करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, कंप्लीट द डाइजेशन की प्रोसेस। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पर खाना है वो 2 से 3 घंटे के लिए रुकता है, और यहाँ पर जितना भी एब्जॉर्प्शन होना होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने जो भी खाने के साथ आपने जो भी डाइट ली है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, उन सबका यहाँ पर क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखने की बात यह है कि इंटेस्टाइन के अंदर खाना सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपको कोई ये पूछ ले, अगर कोई आपको ये पूछता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिस ऑर्गन के अंदर सबसे ज़्यादा खाना है वो एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या था, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन will take place in the small intestine. ठीक है, वेरियस विटामिन्स, वेरियस मिनरल्स, इनका सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड्स, इनका सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस प्रोटेक्ट द गट वॉल। अब यहाँ पर भी म्यूकस प्रोटेक्ट द गट वॉल, गट इंटेस्टाइन को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, जो सेल्स क्या करने का काम करती हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। म्यूकस का प्रोडक्शन करके वो क्या करते थे, इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, म्यूकोजा जो लेयर है उसके ऊपर एक लेयर बना देती है म्यूकस की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी एल्केलाइन, अब हम सब जानते हैं कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाटिक जूस है वो किस प्रकार का होता है, एल्केलाइन होता है, क्योंकि उसके अंदर बाइल मिक्स हो जाता है, एल्केलाइन इन नेचर, वो एल्केलाइन के जैसा होता है। अब यहाँ पर ये आता है कि जैसे ही खाना स्टमक से एल्केलाइन एसिडिक फॉर्म में होता है स्टमक में, वो एसिडिक फॉर्म में के साथ आता है आपकी, कहाँ से आया, यहाँ से देखो, खाना आया यहाँ से खाना था, वो एसिडिक फॉर्म में आकर के इंटेस्टाइन के अंदर आता है। इंटेस्टाइन के अंदर उसको क्या मिलता है, बाइल मिलता है, बाइल है, पेनक्रियाटिक जूस है, वो मिलते हैं, वो मिक्स होने के साथ उसकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जो एसिड है उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है। लेकिन इंटेस्टाइन वो क्या है, एल्केलाइन। अब एल्केलाइन भी क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा, उसको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, ये सपोज इन इंटेस्टाइन की वॉल हो गई, इसके ऊपर क्या किया जाता है, इसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन से वो क्या कर देती है, एक पतली सी लेयर बना देती है, और इस लेयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं जिनके साथ एसिड और एल्कलाइन मिक्स हुआ है, वो फूड पार्टिकल्स इसको कुछ भी अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इंटेस्टाइन की जो इनर मोस्ट म्यूकोजा मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट रहती है, उसके अंदर कोई इरोजन नहीं होता है,
ठीक है, उसका रीज़न यही है कि वहाँ पर गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, वो कंटिन्यूसली मुकस का सिक्रेशन करती रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मोस्ट ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक MCQ बन रहा है कि वाटर का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वाटर का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है मोस्ट ऑफ वाटर, पेप्टाइड्स डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, पेनक्रेटिक जूस के अंदर पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, वो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सुक्रोज का डाइजेस्ट कर दिया जाता है क्योंकि पेनक्रेटिक में ना एमाइलेज, पेनक्रेटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है, वो क्या कर देता है, आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। साथ के साथ जो अमाइलेज है वो क्या करता है, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है पाइलोरिक स्पिंटर से लेकर के इलियम तक, टर्मिनल इलियम तक, यहाँ तक, इस पॉइंट तक क्या होती है, आपकी इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। और ये होती है 5 से 7 मीटर लंबी, 5 से 7 मीटर होती है लेंथ के अंदर। ध्यान रखने की बात है स्टूडेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की, ठीक है। 10th नंबर पे जो फंक्शंस बात करेंगे हम, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब वाटर, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, फॉर्म देन स्टोर द फीसेस, यहाँ पर जो फूड मटेरियल है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे फूड मटेरियल से जितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सारा एब्जॉर्प्शन करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जो बचा हुआ मटेरियल है उसको पास कर देती है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब लार्ज इंटेस्टाइन की थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्ट्स की बात बताऊँ तो ये आ गया आपका, इसको पूरे को हम बोलते हैं कॉलन, जो मैंने डायग्राम में अभी लाइन खींची है रेड के, उसको बोलते हैं पूरे को कॉलन बोलते हैं। अब इस कॉलन में ये देखो, ये आता है आपका असेंडिंग कॉलन, ये आता है आपका ट्रांसवर्स कॉलन, ये आता है आपका डिसेंडिंग कॉलन, ये आ जाता है आपका डिसेंडिंग कॉलन, और ये आता है जो एस शेप का दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाता है सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन कहलाता है। ध्यान रखने की बात है, कई बार बहुत बार इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मोस्टली क्या करती है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है, साथ के साथ जो फूड मटेरियल था जो बचा हुआ था उसमें से आयंस का एब्जॉर्प्शन कर लेगी, आयन का एब्जॉर्प्शन कर लेगी, और आयन के बाद क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो मटेरियल भेजा गया था उस मटेरियल को वो क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। और स्टोर करते टाइम ध्यान रखने की बात है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के पास मोस्टली जो मटेरियल आता है वो पीसेस के रूप में ही आता है, वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, सिर्फ वाटर का ही एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन पहले लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो चुका होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टम की, ठीक है। रेक्टम की अगर हम बात करें तो रेक्टम क्या करने का काम करती है, स्टोर करती है पीसेस, फिकल मटेरियल को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट है एनएस, एनएस क्या करता है, एनएस एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है, एनएस क्या करता है, एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है। किसको ओपनिंग प्रोवाइड करता है, एनएस एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो फिकल मटेरियल है, जो स्टोर फिकल मटेरियल था जो रेक्टम के अंदर है, आपकी लॉर्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो फिकल मटेरियल स्टोर हो रखा था, उस फिकल मटेरियल को वो क्या करता है, एलिमिनेट करने का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के थे। मैंने आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है अब हमारा शुरू हो चुका है फर्स्ट डिजीज। हमारी जो पहली डिजीज है वो है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD। हमारी जो पहली डिजीज है वो क्या है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ठीक है। GERD ये डिजीज है। इस डिजीज कंडीशन के अंदर देखना क्या क्या होता है, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को क्या क्या रहे। इस डिजीज कंडीशन के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होता है, इस डिजीज कंडीशन के अंदर बैकफ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल कंटेंट होता है इनटू द इसोफेगस। यहाँ पे GERD रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इसमें क्या होता है, आपके जो गैस्ट्रिक GERD पढ़ रहे हैं ना अपन, GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, इसमें क्या होता है देखो। अब इसमें क्या क्या है देखो, इसमें क्या होता है, बैकफ्लो होता है, बैकफ्लो होता है, बैकफ्लो ऑफ फूड कंटेंट, फूड कंटेंट, फूड कंटेंट कहाँ कहाँ से होता है, फ्रॉम द गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, स्टमक से होता है, एंड ड्यूडेनल, ड्यूडेनल के अंदर भी होता है। ड्यूडेनम से भी क्या निकलता है, ये जो फूड कंटेंट है वो जा करके ईसोफिगस के अंदर बैकफ्लो हो जाते हैं। नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या होता है, ये फूड पाइप हो गई आपकी ईसोफिगस, ईसोफिगस के अंदर से ऐसे स्टमक आ गया, ठीक है, स्टमक आ जाता है। स्टमक में यहाँ पे होता है आपका पाइलोरिक स्पिंचर, यहाँ होता है आपका कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक वॉल्व लिख देता हूँ मैं, और ये होता है आपका पाइलोरिक वॉल्व। ठीक है जी। यहाँ पर जो फूड कंटेंट्स हैं, सॉरी, यहाँ पर जो फूड के कंटेंट्स हैं, ये फूड कंटेंट अगर बैक फ्लो करते हैं, नॉर्मली इनका फ्लो कैसे होना चाहिए, जो गैस्ट्रिक कंटेंट थे वो आने चाहिए थे नीचे इंटेस्टाइन के अंदर, नीचे कहाँ आने चाहिए थे, इंटेस्टाइन के अंदर, बट ये इंटेस्टाइन के अंदर ना आकर के अगर इनका बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो मतलब इस प्रकार से अगर इनका मूवमेंट होता है, इस प्रकार से, यानी कि बैक फ्लो होकर के अगर ये ईसोफेगस के अंदर जा रहे हैं कि कार्डियक स्पिंचर है वो ओपन हो रहा है, उसके अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी आ गई, उस वजह से भी हो सकते हैं। कार्डियक स्पिंचर के अंदर अगर वो इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट थे वो कहाँ जा रहे हैं स्टूडेंट, वो जा रहे हैं आपके ईसोफेगस के अंदर। अब ये ईसोफेगस के अंदर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो प्रॉब्लम ये हो रही है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आपके स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा, यस एसिडिक, एसिडिक एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर है सब कुछ न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है। भले ही ईसोफेगस के अंदर तो कुछ भी एनवायरनमेंट नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म में है सारी, एकदम जो बॉडी की पीएच है, बॉडी की पीएच कितनी है, ब्लड की पीएच कितनी है, 3.45 टू 4.45 रहती है ब्लड की पीएच, तो लगभग सेम पीएच इन्होंने यहाँ पे मेंटेन कर रखी है। लेकिन अब ये जो एसिडिक वाली जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो क्या है, एसिड हो रखे हैं। एसिडिक की पीएच मैंने बताई थी 3.4 बताई थी मैंने आप लोगों को, एवरेज एन एवरेज 3.4 बताई थी। अब ये 3.4 पीएच का अगर गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो अगर बैक फ्लो मार करके अगर वो आपकी ईसोफेगस के अंदर जाते हैं, वो अगर ईसोफेगस के अंदर जाते हैं, तो ईसोफेगस के अंदर अगर वो जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहाँ पर इरिटेशन कोज करेंगे। भाई आज आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई एसिड गिर जाता है तो आपको जला देता है, आपकी स्किन को जला देता है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं उनमें एसिड होता है, जैसे वो आपके हाथ पे गिर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जलन हो जाती है, ईचिंग इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा देर तक अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में रहते हो वहाँ से स्किन है वो पूरी तरह से इरोड हो जाती है और वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस हो रही हैं, बैक फ्लो हो रही है, ठीक है। और इसी बैक फ्लो के कारण क्या होता है, ईसोफेगस के अंदर क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, मेक अल्सर, अल्सर इन द make ulcer in the gastric make ulcer in the esophagus, ठीक है। तो ये होता है GERD के अंदर, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, कि बार बार जो फूड कंटेंट है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो कहाँ जा रहे हैं, इसोफेगस के अंदर जा रहे हैं, तो उस वजह से वहाँ पर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो GERD का मैंने मतलब बता दिया आप लोगों को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कोजेज की। इसके कोजेज में सबसे पहला कोज आ जाता है स्टूडेंट्स इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। लोअर इसोफेजियल स्पिंचर की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, देखो इसमें समझ में नहीं आएगा, लास्ट इसी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बट इसको मैं उससे पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। यहाँ पर देखना आप लोगों को अब समझाता हूँ GERD को अच्छे से, और भी अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ये फूड कंटेंट थे, जो गैस्ट्रिक फूड कंटेंट्स थे स्टूडेंट, वो फूड कंटेंट्स कहाँ आ रहे हैं, आपकी ईसोफेगस के अंदर आ रहे हैं, और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर। अब ईसोफेगस में आने का पहला रीजन था इनकॉम्पिटेंट कार्डियक स्पिंचर या लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। यहाँ पर जो स्पिंटर प्रेजेंट है, यहाँ पर जो स्पिंचर प्रेजेंट है, मैंने रेड कलर का पॉइंट डॉट बनाया है, यहाँ पर जो स्पिंटर प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं, कार्डियक स्पिंचर। क्या कह रहे हैं उसको, हम कह रहे हैं कार्डियक स्पिंचर। अब इस कार्डियक स्पिंचर के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखो इस कार्डियक स्पिंचर के अंदर इनकॉम्पिटेंसी का मतलब ये हो गया, इसको ओपन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से जो खाना है, यहाँ से खाना यहाँ तो आ गया, ये चल सकता है,
इसोफिगस से स्टमक में तो आ गया, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काम करना। लेकिन इसोफिगस से जो खाना है वो बैकफ्लो नहीं मारना चाहिए था। ये काम किसका है? सॉरी, कार्डियक स्पिंचर का। कार्डियक स्पिंचर का काम क्या था कि भाई जहाँ से जो खाना जा रहा है वो वापस नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पे खाना ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उसकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो आपका खाना है वो कहाँ जा रहा है, इसोफिगस के अंदर जा रहा है। रीज़न की इनकॉम्पिटेंसी हो सकता है, मस्कुलर एट्रोफी हो गई हो सकता है कोई वल्वार डिजीज हो गई हो, कोई उसको वाल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन डिजनरेटिव डिजीज हो गई हो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से कार्डियक स्पिंचर है वो क्या हो सकता है, इनकॉम्पिटेंट हो सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कार्डियक स्पिंचर इनकॉम्पिटेंट हो जाता है अगर आपके अंदर सेडेशन है, ठीक है, सेडेशन है, और मस्कुलर रिलैक्सेंट अगर आपने ले रखा है, मस्कुलर रिलैक्सेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अगर ले रखी हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है स्टूडेंट, उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इसोफिगस के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कोरिलेट करना चाहूँगा कि इन केस ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, हम क्या करते हैं प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर, प्री ऑपरेटिव फेज जो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की पहली फेज है, प्री ऑपरेटिव फेज। प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सर्जन्स ऑर्डर हम पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। एनपीओ का मतलब नील पर ओरल, नील पर ओरल। नील पर ओरल रखने का हमारा पर्पज यही पर्पज होता है कि जैसे ही हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव फेज, ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को क्या करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, मस्कुलर रिलैक्सेंट देंगे ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव फेज, इन इंट्रा ऑपरेटिव फेज। इन इंट्रा ऑपरेटिव फेज, इंट्रा ऑपरेटिव फेज के दौरान हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे। अब एनेस्थीसिया के अंदर हम एक तीन चीजें मोस्ट कॉमनली होती है एनेस्थीसिया के अंदर, देखना मैं बताऊंगा आप लोगों को तीन कौन कौन सी होती है। एनाल्जेसिया मतलब पेन को रिलीव करना, ठीक है, और एमनीशिया मतलब पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता कि उस दौरान उसके साथ क्या हुआ है, और रहता है मसल्स रिलैक्सेंट, पूरी बॉडी की मसल्स है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, तभी जाकर के सर्जन आराम से काम कर पाते हैं, तभी जाकर के सर्जन को पूरी फ्रीडम मिलती है काम करने की। अगर आप बिना एनेस्थीसिया के या बिना मस्कुलर रिलैक्सेंट के अगर आप काम करने की कोशिश करोगे तो हमारी बॉडी की जितनी मसल्स जितनी खिंच के और टाइट रहती है ना, उतना कुछ नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। वहाँ पर आप अगर हाथ डालने की कोशिश भी करोगे ना एब्डोमेन के अंदर कहीं भी जहाँ भी आपको अगर सर्जरी करनी है तो वहाँ पर आप अप्रोच नहीं कर पाओगे, रीज़न क्योंकि मसल्स पूरी तरीके से खिंचके हुए टाइट मसल्स है वो रहती, ठीक है। इसीलिए एनेस्थीसिया का जो कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखना, कभी भी कोई आपसे पूछे कि एनेस्थीसिया होता क्या है, तो एनेस्थीसिया में हम तीन काम करते हैं। पहला काम करेंगे एनाल्जेसिया, सॉरी एनाल्जेसिया का मतलब है पेन रिलीव, पेन को रिलीव करना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट को पेन हो रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट मूवमेंट करेगा तो सर्जन अपना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला है हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, एनाल्जेसिया देना पड़ेगा। दूसरा एमनीशिया की पेशेंट को कुछ याद नहीं रहना चाहिए, ये कंडीशन आती है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, जनरल एनेस्थीसिया। स्पाइनल में थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या हुआ, अपने तीन चीज़ें मेडिकेशन देंगे तीन प्रकार की, कि हम पेशेंट का पेन रिलीव करेंगे, पेशेंट को कुछ याद नहीं है सेडेट कर देंगे उसको, वो नींद आ जाएगी एमनीशिया, ठीक है, वो नींद के अंदर चला जाएगा, स्लीपिंग इंड्यूस स्लिप को इंड्यूस कर देंगे ये, ठीक है। मसल्स ब्रेन पूरा रिलैक्स और क्या रहेगा, स्लिप इंड्यूस कर देंगे। मस्कुलर रिलैक्सेंट क्या करती हैं, पूरी बॉडी की मसल्स उनको क्या कर देगी, रिलैक्स, पूरी बॉडी की मसल्स को क्या कर देंगी, जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स, जो वॉलेंट्री मसल्स है, सॉरी
सॉरी 1 सेकेंड, कुछ टेक्निकल एरर है। जी क्यों नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा, सॉरी। चलिए, लेट चल रहा है, लेट रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मस्कुलर रिलैक्सेंट देंगे। अगर हम पेशेंट को एनेस्थीसिया के दौरान मस्कुलर रिलैक्सेंट देंगे, मसल्स जैसे ही हम पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेंट देंगे, तो मसल्स रिलैक्सेंट के दौरान क्या होगा, आपके सारे जो बॉडी के स्पिंचर्स है वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, पूरी बॉडी की मसल्स रिलैक्स हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो कार्डियक स्पिंचर है वो भी लूज हो जाएगा। कार्डियक स्पिंचर यानी कि लोअर इसोफेजियल स्पिंचर है वो भी रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो कंटेंट है वो बैकफ्लो मार करके कहाँ जा सकते हैं, आपके ईसोफेगस के थ्रू वो जा सकते हैं, आपके ईसोफेगस के थ्रू वो जा सकते हैं आपकी ट्रेकिया के अंदर। क्योंकि आप बैकफ्लो मारेगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ जो आएंगे फूड पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जब आते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हो सकता है वहाँ पे आपको एस्पिरेट होकर के रिस्क है कि आप एस्पिरेट करके आप पेशेंट को वो डेथ हो सकती है। इसीलिए हम पेशेंट को क्या रखते हैं, NBM रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है अपना पहला कोर्स जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन है पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये भी मैं बताता हूँ कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस को बताने के लिए सुनो 1 सेकेंड। पाइलोरिक स्टेनोसिस आई थिंक कोई टेक्निकल एरर जरूर आ गया है। पेंसिल रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया है कि इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, उसकी वजह से किस प्रकार से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो सकती है। अगर आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर काम नहीं करेगा तो जो कंटेंट फूड जो भी आपने खाना खाया, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बार बार बैकफ्लो मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँ तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब ये होता है, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। पाइलोरिक स्टेनोसिस की केस के अंदर क्या होता है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखना कि पाइलोरिक ये वाला जो पोर्शन था, हम अभी क्या कह रहे थे, हम यही कह रहे थे कि ये वाला जो स्टमक का जो पोर्शन है उसको हम क्या कह रहे थे, पाइलोरिक स्टेनोसिस। थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ हम बोल रहे थे पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक एंट्रा। अब यहाँ की जो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली स्टमक के अंदर इस पोर्शन के अंदर सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, सर्कुलर मसल्स फाइबर्स पाए जाते हैं, सर्कुलर्स। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टमक के अंदर सर्कुलर भी होती है, ट्रांसफर्स भी होते हैं, ऑब्लिक मसल फाइबर्स भी होते हैं। यहाँ पर जो मस्कुलर फाइबर्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सर्कुलर मसल फाइबर। और सर्कुलर मसल फाइबर्स पाए जाने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अट्रोफी, मान लीजिए किसी भी रीजन की वजह से ये इस मस्कुलर पोर्शन की क्या हो गई है, एट्रोफी हो गई। तो पाइलोरिक जो पोर्शन था वो क्या हो गया आपका, क्या हो गया, नैरो हो गया। ठीक है, और स्टेनोसिस का मीनिंग क्या होता है, स्टेनोसिस का मीनिंग बताता हूँ आपको। स्टेनोसिस का मतलब होता है डिक्रीज इन ल्यूमन डायमीटर, डिक्रीज इन ल्यूमन डायमीटर। ल्यूमन का डायमीटर है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, कम हो जाता है। और ल्यूमन का डायमीटर कम होने की वजह से क्या होता है, अभी इस तरफ खाना आएगा नहीं, तो वो वापस खाना क्या करता है, बैकफ्लो की मारेगा। ठीक है, खाना आएगा नहीं, यानी कि जितनी देर में स्टमक खाली होना चाहिए था उतनी देर में स्टमक खाली नहीं होता है। खाली नहीं होने की वजह से खाना है वो क्या करता है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बैकफ्लो मारना शुरू कर देते हैं। अब आगे जाने के लिए जगह बहुत सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय मतलब नैरो हो चुका है इसके। अब स्पेस अगर नहीं है वहाँ पर तो क्या होगा, वहाँ पर जो खाना है वो बैकफ्लो ही मारेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटिलिटी डिसऑर्डर। मोटिलिटी डिसऑर्डर का मतलब है, अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी मोटिलिटी डिसऑर्डर है, जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिसऑर्डर मतलब डिसऑर्डर रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल मूवमेंट, डिसऑर्डर रिलेटेड टू disorders related to intestinal movement। अगर इंटेस्टाइन के मूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो डिसऑर्डर्स क्या करते हैं,
अगर मान नॉर्मली क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। अगर वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो रिवर्स होने लग जाए, वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि एक फूड का प्रोपल्शन होता है। प्रोपल्शन मतलब धीरे धीरे फूड है वो क्या खिसक रहा है, आगे की तरफ खिसक रहा है, ठीक है। खाया मुंह में था लेकिन एनएस के तक कैसे पहुंच रहा है, प्रोपल्शन मूवमेंट के थ्रू, इंटेस्टाइनल मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये मूवमेंट्स रिवर्स हो जाती है किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से या किसी भी मेडिकेशन की साइड इफेक्ट्स की वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो वापस से बैकफ्लो मारना शुरू कर दे। तो ये है अपना GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें मैंने आप लोगों को उसकी डेफिनेशन बता दी है और उसके कॉजेज के बारे में हमने बात कर ली है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।